झारखंड में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून, ये 4 तारीखें निर्धारित हुई हैं। 13 मई चौथा चरण है चुनाव का। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को। और ये झारखंड में 4 चरण में चुनाव होने हैं। 13 मई को 4 सीटों पर चुनाव होगा, 20 मई को 3 सीट पर, 25 मई को 4 सीट पर और 1 जून को एक बार फिर 3 सीटों पर चुनाव होगा। चलिए जुड़ते हैं अपने सहयोगियों के साथ। दिल्ली से हमारे साथ भावना जुड़ी हुई हैं, धनबाद से अरुण वर्णवाल जुड़े हुए हैं और रांची से राजेश जुड़े हुए हैं। अरुण वर्णवाल तक तभी आवाज नहीं जा रही थी। अरुण जी, आवाज जा रही है आप तक? चलिए अरुण जी, धनबाद बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है और इस बार तो चुनाव आयुक्त ने भी कह दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि हिस्ट्री सीटर्स पर और बाहुबलियों पर खास नजर है। धनबाद के बाहुबली किसी से छुपे हुए नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव धनबाद में कितना प्रभावशाली होगा शांतिपूर्ण ढंग से कराना, और पुलिस के लिए यह कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, उसे निश्चित रूप से कह सकते हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने इस बार बाहुबलियों पर, दबंगों पर जो इस तरह से अपने प्रभाव दिखाकर वोट को प्रभावित करने वाला काम करते थे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई का संकेत दिया। कैसे मतदान हो, कैसे सही से नेता को चयन हो, वोटर अपनी निष्पक्षता से कर सके, इसके लिए विशेष फोकस किया गया है। तो धनबाद, जैसा कि आपने कहा, ये दबंगों माफियाओं का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक चीज और है, धनबाद को बीजेपी के लिए सेफ सीट माना जा रहा है। इसलिए अभी तक आप देखें, झारखंड की सिर्फ 2 धनबाद और चतरा सीट को ही कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी के मांग तो चल रही है कि यहाँ पे जिसको भी खड़ा किया जाएगा वो निश्चित रूप से सीट निकाल के जाएगा, और इसी के इंतजार में है इंडी गठबंधन से कांग्रेस ने एक सवाल बनता है कि INDIA ने भी अभी तक सीटों की घोषणा नहीं की है, दूसरी तरफ NDA ने भी धनबाद को अपने पॉकेट में रोक कर रखा है। तो आखिर धनबाद के लिए उम्मीदवार देने से सब भाग क्यों रहे हैं ये लोग, और कब आएगा चेहरा धनबाद की जनता के सामने? बीजेपी के सामने तो देखिए, चतरा सीट को लेकर फंसा हुआ है, और चतरा और धनबाद में है कि यहाँ पे किसको उम्मीदवार बनाया जाए। दावेदार की संख्या तो लंबी हो चुकी है, और PM सिंह को जहाँ कहा जा रहा है कि अधिक उनका टिकट कटेगा, लेकिन वो भी काल ठोक रहे हैं। राय सिन्हा, चंद्रशेखर अग्रवाल, एस सिंह, कलिंगा सिंह, ये कई कैंडिडेट ऐसे हैं, अमृत सिंह का भी नाम रहा है, कई एक ऐसे कैंडिडेट है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि पार्टी इनके साथ जा सकती है, लेकिन पार्टी ने भी अभी तक संशय की स्थिति रखी है, और इसी का इंतजार इंडिया गठबंधन की ओर से किया जा रहा है कि जो बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाती है, उसके फेवर में वो अपने कैंडिडेट देंगे। तो आज जब वोटिंग हो चुकी है यहाँ पे पूरे देश भर में, और झारखंड में 25 मई को धनबाद का चुनाव होना है, इसको लेकर जो भी पार्टी अपनी स्थिति है वो क्लियर कर देगी, कौन कहाँ कैंडिडेट होगा, और उसके अलावा जवाब में होगा, ये उसके बाद ही खुलासा पाएगा। जी करते एक बार राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, कितना बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है भाजपा के लिए चतरा की सीट पर अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई है, और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता, कद्दावर नेता चतरा पहुंचते हैं और चतरा में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो जाती है। बताया जाता है कि जो वर्तमान सांसद है सुनील सिंह, उनके समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट होती है। तो ये तो अपने घर की कला नहीं सुलझ रही है इनसे, और ऐसे में सीट का फैसला कैसे हो पाएगा? देखिए, 2 जो सीटें हैं चतरा और धनबाद, ये बीजेपी के लिए एक तरह से समझिए कि ऑलमोस्ट सुरक्षित सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि बीजेपी का बहुत ही मजबूत संगठन है और कैडर वोट भी बहुत है। कोई भी यहाँ पर खड़ा होगा वो जीत जाएगा। वर्तमान जो माहौल है उसमें ऐसा कयास लगाया जा रहा है। आप देखें कि सुनील सिंह बाहरी आदमी है, और चतरा का ऐसा कहें कि किस्मत रही है इस लोकसभा सीट की कि अक्सर वहाँ बाहरी लोग ही चुनाव लड़ते हैं और जीत कर जाते हैं।
तो ये कहीं बीजेपी के लिए कोई परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए जरूर है। जिस प्रकार का दृश्य कल चतरा में दिखा, जो राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में ही लोग भिड़ गए, सुनील सिंह के समर्थक और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हो। देखिए, गुटबाजी तो कहीं भी होती है, लेकिन जो दृश्य है 2019 के भी लोकसभा चुनाव के वक्त जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त भी सुनील सिंह का विरोध हो रहा था, काफी विरोध हो रहा था। और ये जानिए कि बहुत समय तक वो सीट लटकी रही, उसके प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई। अंततः जब परीक्षण के दौरान ये पार्टी ने महसूस किया कि कोई उपयुक्त कैंडिडेट वहां पर नहीं है, और तो संभवतः सुनील सिंह को फिर से टिकट दिया गया। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। कई दावेदार हैं वहाँ पे। कालीचरण सिंह हैं एक, इसके अलावे आप देखिए कि एक गिरिनाथ सिंह का भी नाम वहाँ पर आया था। इसके अतिरिक्त कोई एक हैं आप योगेंद्र प्रताप सिंह, वो भी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। ये 2-3 नाम चल रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए, सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए बीजेपी भी टिकट देती रही है। धनबाद और चतरा लोकसभा सीट जिस जाति वर्ग की से वहाँ के अभी सिटिंग एमपी हैं, उनका भी ध्यान रखना है कि वह जाति जो समूह है वह कहीं न कहीं नाराज ना हो, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। वैसे बीजेपी ये कहती रही है कि हम जाति धर्म के आधार पर टिकट का बंटवारा नहीं करते, लेकिन जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, उसके आधार पर भी देखा जा रहा है। अब ये सवाल उठ रहा है धनबाद की बात कर लें तो धनबाद की सीट भी लटकी हुई है, क्योंकि वहाँ पर 20 से अधिक दावेदार हैं। लेकिन प्रमुख रूप से 4-5 नाम हैं जिसके नाम आपने हमारे सहयोगी अरुण बनवाल ने लिए हैं, जैसे राज सिन्हा है, रागिनी सिंह है। एक नाम ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस से शायद पूर्णिमा नीरज सिंह भी आ सकती हैं। बस ये कयास लगाए जा रहे हैं, शेखर अग्रवाल है, सरोज सिंह है, ऐसे वहाँ पर कई है। चूँकि धनबाद एक बड़ा ही संवेदनशील और बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है, तो अब मामला लटका हुआ है कि किसे वहां पर टिकट दिया जाए, किसे खुश किया जाए और कितने लोग नाराज होंगे, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। समय आने पर, चूंकि अभी समय है बीजेपी का के पास, झारखंड बीजेपी के पास अभी समय है प्रत्याशी चयन करने में। 11 सीटें घोषित हो चुकी हैं, इसलिए अभी समय को देखते हुए आप देखें कि राजनाथ सिंह यहाँ से गए हैं, क्या फीडबैक देंगे। कुछ ना कुछ वहाँ फीडबैक देंगे कि चतरा की सीट की कैसी स्थिति है, क्योंकि उनका कार्यक्रम रांची में भी हुआ था। तो उनके जो संबोधन हो रहे थे उसमें बहुत गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात यह थी कि उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी जो सभी चीज़ों को देखकर किसी को प्रत्याशी बनाती है, और कोई अगर व्यक्तिगत मनमुटाव किसी से हो तो उसे दरकिनार करके पार्टी को चुनाव में एकजुट होकर जिताने का प्रयास सभी कार्यकर्ताओं का धर्म बनता है। तो उनकी बातों से ये स्पष्ट हो रहा था, या यह संकेत मिल रहे थे कि कहीं न कहीं कुछ जगहों पे, कुछ लोकसभा सीटों पर जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर कहीं विरोध के भी स्वर उठ रहे हैं। ठीक है, मोदी लहर है, ये ऐसा बीजेपी के लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 10 साल के अपने कार्यकाल में इतना काम किया है कि लोग आंख मूंदकर उन्हें वोट करेंगे। पर जनता है, जनता कई चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही उस पर अपना मत देती है। तो ये लेटेस्ट हमें देखना है कि धनबाद और चतरा की सीट कब घोषित होती है, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। जो भी उपयुक्त कैंडिडेट हैं, चाहे वो हो सकते हैं कि कोई बाहरी भी हो, क्योंकि धनबाद जैसी जगह पर पार्टी को सीट निकालने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। ऐसा संगठन है, ऐसा वहाँ पर वोट है, बीजेपी के समर्थक भी बड़ी संख्या है। देखिए, झारखंड में कुछ एक लोकसभा सीट है जहाँ बीजेपी एकदम आराम से अगर रहेगी तो भी वो सीट जीत जाएगी। निकालना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं, क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा वोट से धनबाद जीता था भाजपा ने। चलिए रुक करते, विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आखिरकार सहमति बनती हुई नजर आ रही है। 6-6, 7-6 का आंकड़ा चल रहा है अभी भी। आज भी चंपई सोरेन ने जैसा बताया कि 6-6 और 2 मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो आया है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं 7 सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। तो एक सीट लोहरदग्गा का जो पेच फंसा हुआ है, आखिर किसके खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है विपिन?
देखिए, अब तक की जो जानकारी है अभिषेक, उसके अनुसार झारखंड में जो गठबंधन सत्तारूढ़ है वो जो लोकसभा की 14 सीटों पर जो टिकट बंटवारे की बात है, उसमें सबसे पहले जब मामला सीट बंटवारों का आएगा तो अब तक का समीकरण यही कहता है कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में 5 संसदीय क्षेत्र आएंगे, 1 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और 1 सीट पर लेफ्ट पार्टी का उम्मीदवार होगा। 7 सीटें जिस पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी और लगभग ये समीकरण अभिषेक तय हो चुका है। क्योंकि अगर बीते दिनों के राजनीतिक समीकरण को आप देखेंगे तो क्योंकि गठबंधन की राजनीति झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार करते आई है और बीते 4 वर्षों से अधिक का समय, यानी कि अगर सटीक समय की बात करें तो 2018 से यह गठबंधन झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से आकार लिया और उसके बाद जब गठबंधन ने विधानसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ा तो एक प्रचंड बहुमत यहां इस गठबंधन को आया। लेकिन जिस राजनीतिक समीकरण की तरफ मैं इशारा दर्शकों का कराना चाहता हूं, उसके पीछे की तीन जो राज्यसभा की सीटें पिछली बार 2020, 2022 और 2024 में जिसके लिए चुनाव हुए, उसमें तीनों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में गई। अभी की जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही है लोकसभा के चुनाव में, उसमें कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट चाईबासा छोड़ने को तैयार है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि लगभग ये समीकरण तय हो चुका है। लोहरदगा सीट कांग्रेस के खाते में आएगी और लोहरदगा को मिलाकर जिन 7 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है वो रांची, खुट्टी, लोहरदगा, गोड्डा, हजारीबाग जो प्रमुख सीटें हैं और साथ ही साथ धनबाद और जो 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में आनी है वो राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है। पलामू और चतरा में से किसी 1 सीट पर कांग्रेस या राजद का उम्मीदवार होगा। और जहां तक अभी जानकारी मिल रही है कि इस बात की संभावना है कि एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस पलामू में अपना उम्मीदवार उतारेगी और राजद के हिस्से में चतरा संसदीय क्षेत्र जा सकती है। यानी कि 7, 5 और 1 का जो समीकरण है वो लगभग तय है। औपचारिकताएं 17 तारीख के बाद पूरी हो जाएगी। कल जो रैली कांग्रेस की होनी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा ये भी लगभग तय हो चुका है। और जहां तक अगर झारखंड में लोकसभा चुनाव की बात करें अभिषेक, तो अलग राज्य बनने के बाद ये 5वां मौका होगा लोकसभा चुनाव का। लेकिन इन बीते 4 लोकसभा के चुनाव में 2004 को छोड़ दे तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की और राजद की गठबंधन को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। 2004 में जब झारखंड बनने के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इस गठबंधन ने 14 में से 12 सीटें जीती थी। 1 सीट भुवनेश्वर मेहता ने हजारीबाग में जीता था और बीजेपी के हिस्से में एकमात्र कोडरमा की सीट आई थी। और वो भी 2006 में जब बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी छोड़ दी थी तो 2006 से 2009 का वो भी फेज झारखंड में था जब झारखंड से लोकसभा में बीजेपी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। 2009 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने सिर्फ रांची की सीट जीती, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलामू और दुमका में जीत हासिल की थी। 14 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस 1 सीट भी नहीं जीत सकी। जेएमएम ने उस मोदी की आंधी में भी राजमहल और दुमका में जीत हासिल किया। 2019 में जेएमएम का जो सबसे बड़ा गढ़ था दुमका, वहां पर बीजेपी ने सेंधमारी लगाई और दिसोम गुरु शिबू सोरेन को चुनाव हारना पड़ा था। तो इस लिहाज से झारखंड की राजनीति में इस बार का जो लोकसभा चुनाव जिसकी तारीखों का ऐलान अब से कुछ देर पहले हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जहां अपनी वजूद बचाने की लड़ाई लड़ेगी, वहीं गठबंधन की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व करता है। इस लिहाज एक बड़ा जिम्मा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधों पर भी होगा कि अलायंस को कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जिताने में जो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड कर रहा है वो अपनी भूमिका निभाए। तो कई मायनों में अगर पिछले चुनाव को देखें अभिषेक, तो उन आदिवासी सीटों पर अगर हम फोकस करते हैं, खुट्टी की लोकसभा की सीट अर्जुन मुंडा किसी तरह बचाने में सफल हुए थे, 1400 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। लोहरदगा, अगर इस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला रहा है। 2004 में यहां से रामेश्वर उरांव ने चुनाव में जीत हासिल की, 2009 में वो 6000 वोट से हारे, 2014 में कांग्रेस ने लोहरदगा 6000 वोट से गंवाया था, 2019 में कांग्रेस ने लोहरदगा 10,000
6000 वोटों से गंवाया था। तो ये जो सीटें हैं दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की, इन सीटों पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजदीकी मुकाबला रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से जब लोकसभा के चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है तो आदिवासी वोट बैंक अभिषेक बड़ा फैक्टर होगा। जो आदिवासियों के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें हैं वहां पर तो ये तय है कि एसटी समुदाय ही तय करेगा कि वहां का उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा। लेकिन वैसी सीटें अगर हम बात करें रांची की, हम बात करें गोड्डा की, हम बात करें गिरिडीह की, कोडरमा की, हजारीबाग की, तो इन क्षेत्र में जो आदिवासी बाहुल वोटर वाला इलाका है वो भी तय करेगा इस बार कि लोकसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सदन में कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस बार के चुनाव में अब तक जो चीजें देखने को मिल रही है कि वैसे लोगों पर, खास करके अगर गठबंधन की बात करें विषय, तो वैसे लोगों पर भरोसा जताने की उम्मीद आई है जो मजबूती से चुनाव लड़ ले। क्योंकि इस बार कांग्रेस इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार उतार दे, जैसा कि गलती कांग्रेस ने पिछली बार हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में किया था। जब बीते दिनों झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम कास्ट इक्वेशन पर भी फोकस करेंगे, हम डोमिसाइल पर भी फोकस करेंगे कि किस क्षेत्र में किसकी उपलब्धता ज्यादा रही है बीते दिनों में, किस जातीय समीकरण का वोट उस क्षेत्र में जो है वो निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस बार का चुनाव, जैसा मैंने पहले भी कहा था अभिषेक, अलग होना है, काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि अगर इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में नहीं कर पाएगी तो आने वाले समय में वो जेएमएम के साथ बार्गेनिंग के मुद्दे पे लोकसभा के चुनाव में तो कम से कम नहीं रह पाएगी। और क्योंकि 6 महीने के बाद झारखंड को असेंबली के चुनाव में भी जाना है तो इस लिहाज से गठबंधन की मजबूती और जो दावा लगातार गठबंधन कर रहा है कि हम फिर से राज्य की सत्ता हासिल करेंगे, तो राज्य की सत्ता को बचाए रखने के लिए लोकसभा की 14 सीटों पर मजबूत उम्मीदवारी और मजबूत दावेदारी पेश करना बहुत जरूरी होगा। यह अलग बात है कि बीते बार जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसको अगर हम विधानसभा वार बांटेंगे तो तकरीबन 61 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड हासिल किया था। बीजेपी जीत के स्थिति में पिछली बार रही थी, लेकिन फिर जब 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो परिणाम उल्टा था। मुख्यमंत्री तत्कालीन जो रघुवर दास थे वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। तो झारखंड में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अलग परिणाम आते हैं, ये हर बार देखने को मिला है। इस लिहाज से इस बार भी जो लोकसभा का चुनाव है अभिषेक, देश के लिए भी अहम है और झारखंड के लिए भी इस बात को लेकर भी अहम है। ये जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन लगातार लंबे समय से साथ चुनाव लड़ रहा है, क्या 20 साल के बाद वो इतिहास दोहराने के लिए इस बार मजबूती से मैदान में उतरेगा? निश्चित तौर पर 20 साल के बाद उस इतिहास को दोहराने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी है। विपिन, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कि कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, क्योंकि लोकसभा से कहीं ना कहीं कांग्रेस खिसक चुकी है। एक ही सीट थी कांग्रेस के पास गीता कोड़ा के रूप में, वो भी भाजपा में शिफ्ट कर चुकी है। और राज्यसभा से भी जो आपने बताया 2020, 22 और 24 में जो चुनाव हुए, तीनों में जेएमएम के प्रत्याशी चले गए, जेएमएम से राज्यसभा गए हैं। कांग्रेस की सिटिंग सीट थी धीरज साहू की, वो भी कट गई है। तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और तुरंत आगामी विधानसभा चुनाव फिर सितंबर अक्टूबर में होने जा रहा है। साथ ही साथ अभी गांडे का उपचुनाव भी होना। एक बार रुक करते दिल्ली से भावना जुड़ी हुई है हमारे साथ। भावना, रामलला के मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। राम सबके हैं, राम हमारे हैं, इसको लेकर राजनीति काफी गर्म है। भाजपा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके साथ ही आक्रामक तेवर में रामलला के पोस्टर्स भी आ रहे हैं, रामलला के साथ नाम भी आ रहे हैं। कितना कारगर होगा एक बार फिर राम का नाम भाजपा के लिए? भावना, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? भावना, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, अब आप कहें, आपकी आवाज आ रही है हमारी।
दरअसल अगर आपने बात जिस तरीके से पूछी है कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार क्या 2024 के चुनावों में भी बहुत अहम मुद्दा होगा, तो आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि ना सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा बल्कि काशी का मुद्दा भी, महाकाल उज्जैन का मुद्दा भी और आने वाले समय में मथुरा का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि लगातार भाजपा जब से सत्ता में आई है और हमेशा कहती है कि बूथ हो, जिला हो, मंडल हो, नुक्कड़ हो, कस्बा हो, गाँव हो, इस क्षेत्र पर हम काम करते हैं। और वहीं अगर आप कांग्रेस की भी रणनीति को लेकर चले तो कांग्रेस भी बूथ को मजबूत करने की बात करती है, 10% वोटों की कवायद को बढ़ाने की बात करती है। लेकिन बहरहाल का जो सिनेरियो फिलहाल अभी बनते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, काशी की बात हो, उज्जैन महाकाल की चर्चा हो या फिर भविष्य में मथुरा की बात हो, ये तमाम मुद्दे चुनावी मैदान में जो है जरूर कारगर तौर पर असर दिखाएंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि जो अभी हालात में अगर आप देखें, हाल ही में जो तमाम चीजें हुई, जब देखा गया कि हम तारीख नहीं बताएंगे लेकिन रामलला का मंदिर जरूर बनाएंगे, जब बयार बही थी अभिषेक, तो उत्तर प्रदेश की इस धारा ने पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन किया था और ये देखा भी गया था कि कैसा ड्रास्टिक चेंज आता है, खासकर सीटों की गिनती कैसे बढ़ती है। आप भाजपा की अगर बात करें अभिषेक, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए और दर्शक भी इस बात को समझे, 303 जो है भाजपा लेकर आती है चुनाव जीतने के बाद सीटें जो है सत्ता में। उसके बाद अगर आप एनडीए गठबंधन की बात करें तो 353 जो है इसका आंकड़ा हो जाता है। वहीं अगर आप बात करें तो 400 के पार की बात अब भाजपा करती है। ऐसे में 164 सीटें हैं जिस पर भाजपा ने काम किया है, जिन सीटों पर भाजपा हार चुकी थी। ऐसे उनके तमाम नेताओं का कहना है कि 164 सीटों को साधना ही हमारा इस बार का जो है परम लक्ष्य रहने वाला है, यानी कि 353 का आंकड़ा 400 तक भाजपा पहुंचाने की कोशिश। भावना, एक बार फिर आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। भावना की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रुक कर लेते हैं राजेश जी का एक बार। राजेश, भाजपा सत्ता में आई, भाजपा ने स्टैब्लिश किया अपने आप को राम मंदिर के नाम पर। आडवाणी जी की रथ यात्रा ने भाजपा को कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया था और यह पहला चुनाव होगा कि जो किया था सालों बाद उस वादे को पूरा किया गया, मंदिर वही बना रामलला के नाम पर। एक बार फिर राजनीति गर्म है राजेश, यही सवाल अभी मैंने भावना से भी दोहराया था और मानना है कि कई जगहों पर इस बात को लेकर काफी बेहतरी मिलने वाली है, भाजपा को परिणाम काफी बेहतर मिलने वाले हैं। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कश्मीर की धारा 370, यह जनसंघ हो या फिर बीजेपी, दोनों के लिए आरंभ से मुद्दे रहे हैं और उनके विरोधी, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल जो भी हैं, ये कहते थे कि राम लला का मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन बीजेपी वाले लोग तारीख नहीं बताएंगे। कल राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में इसका बहुत ही सप्रसंग व्याख्या की कि किस प्रकार से बीजेपी ने ये आरंभ से आरोप झेले हैं और बीजेपी का यह मानना था कि जब उसे संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो वह काम हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि चुटकी बजाते हुए किस प्रकार से कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और राम मंदिर भी बन गया, रामलला कुटिया से मंदिर महल में विराज गए, उसकी भी तारीख दे दी गई। तो निश्चित रूप से ये काम जो हुए हैं बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। लोग, इनके विरोधी जो हैं वो हमेशा कहते रहते कि या फिर राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते थे कि राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा जो है बीजेपी का हमेशा से चुनावी एजेंडा रहा है और इसका लाभ वो लेते रहे। लेकिन अब यह काम भी हो गया है तो निश्चित रूप से देश में जो एक माहौल बना है, कहीं न कहीं इसका एक इम्पैक्ट तो हो सकता है। और देखिए, जनता कई चीज़ों का मूल्यांकन करके ही आशीर्वाद देती है। आप देखें कि काम को भी दाम मिलता है और जो यश है वो यश पूर्ण कार्य का भी जनता जरूर ख्याल रखती है। राम मंदिर बना है, लोग इसके विरोधी जो हैं, कांग्रेस के लोग हों या फिर जो भी लोग हों, कहीं न कहीं इसे मानते रहे कि ये चुनावी वर्ष में इस राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसका चुनावी लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। देखिए, राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे ही, राजनीति के लिए ही वो हैं और उनके लिए जो कंफर्टेबल इश्यूज होंगे वो उसे उठाते रहेंगे और उसको भुनाते रहेंगे, चाहे कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आज देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस जो है पूरा हल्ला कर रही है और इसे हर फ्रंट पर उठाने का प्रयास कर रही है।
क्योंकि उसमें बीजेपी के को लग रहा है, कांग्रेसियों को लग रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं एक्सपोज हुई है, कि जिस प्रकार से इस संबंध में जो चंदे मिले हैं उसको छिपाने का प्रयास किया गया और कोर्ट के माध्यम से चुनाव आयोग के रास्ते सारी चीज़ें सार्वजनिक हुई हैं। तो ये भी उनके कांग्रेस के लिए एक विषय रहा है कि हम इस विषय को चुनाव में भी उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। गाहे बगाहे बीजेपी की बहुत ही सधी प्रतिक्रिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, लेकिन देखिए राजनीति है, राजनीति में विषय आते जाते रहते हैं। कुछ विषय जो लॉन्ग टर्म के लिए होते, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, ये एक लंबा इतिहास चला। आप देखें कि पहले जो रथ यात्रा निकली लाल कृष्ण आडवाणी की, उसके बाद उस समय की क्या स्थिति, भाजपा का जनाधार क्या था, संसद में उसके आंकड़े क्या थे, आज क्या आंकड़े हैं। समय बदलता है, विषय बदलते हैं। निश्चित तौर पर आंकड़े तो बदलते रहते हैं, हर चुनाव में आंकड़े बदलते हैं, लेकिन यह जरूर है कि मोदी के नाम पर लोकसभा का चुनाव जरूर प्रभावित होता है। नरेंद्र मोदी के नाम पर कहीं ना कहीं जनता ये जरूर विश्वास कर चुकी है कि प्रधानमंत्री के लिए, पद के लिए ये चेहरा सुटेबल है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है, INDI गठबंधन कह लें या विपक्ष कह लें, चेहरे की कमी है। एक वो चेहरा, एक सशक्त चेहरा जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सके, ऐसा चेहरा नहीं आता। टालने के लिए बातें कही जाती हैं कि चुनाव के बाद निर्णय होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पार्टी में या गठबंधन में अनुशासन की भी भारी कमी है। कोई किसी को ऊपर मानने को तैयार नहीं है, वरीयता देने को तैयार नहीं है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप तीनों का, विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भावना आपका बहुत धन्यवाद और राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।